नाउ एग्जाम्पल 5.4, ये बैट्समैन हिट्स बैक द बॉल इन स्ट्रेट डायरेक्शन। अगर मान लीजिए बैट्समैन है और वो किसी बॉल को हिट करता है तो स्ट्रेट डायरेक्शन विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड, तो एक बॉल आती है और वो 12 मीटर पर सेकंड से आती है और वो उसको हिट कर देता है, और हिट करने के बाद बॉल चली जाती है और वो उसी स्पीड से चली जाती है। इसको हिट करने के बाद बॉल जो है 0.15 kg की है, तो इसमें पूछा जा रहा है कि कितना इम्पल्स बॉल को दिया गया। डिटरमाइन द इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल। इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल क्या होता है? इम्पार्टेड टू द बॉल, इट इज चेंज इन मोमेंटम टू द बॉल, चेंज इन मोमेंटम टू बॉल, यानी जो फोर्स इंटू टी है वो डेल्टा पी है। सो दैट इज इक्वल्स टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। चूँकि बॉल इधर गई है, मास अगर कॉमन ले लें तो v माइनस यू हुआ, मास 0.15 है और ये +12 है, और आते समय बॉल तो निगेटिव डायरेक्शन में जा रही है, तो इधर की ओर जाने वाली चीज़ निगेटिव मानी जाती है कि नहीं, और इधर जाने वाली चीज़ पॉजिटिव मानी जाती है, तो इसे हम निगेटिव माने। ऐसा 9th में सवाल किए हैं, -12, सो 0.15 और 12 + 12 तो क्या होगा 24, तो क्या चीज़ हो जाएगी 15 4 जा 60, 15 2 जा 30, तो इट इज़ 36 हो गया। तो कितना चेंज इन मोमेंटम हो गया, 2 डिजिट पहले डेसिमल लगाओ यहाँ पर, सो इट इज़ 3.6, और मोमेंटम की यूनिट होगी इसकी kg मीटर पर सेकेंड। ओके, सो दिस मच, या अगर आप चाहें तो न्यूटन सेकंड भी कह सकते हैं। इसके हिसाब से क्या कहा जा सकता है, इम्पल्स की यूनिट क्या है, यूनिट ऑफ इम्पल्स, तो ऐसे भी कह सकते हैं, और 3.6 न्यूटन सेकंड। समझ में आ गई बात? डॉट तो नहीं लगेगा, न्यूटन सेकंड ही लिखा जाएगा। अब देखो कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, सो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को जानने के लिए हम देखेंगे कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। व्हेन वी ब्लो अ वॉल, सो वी गेट हर्ट इन आवर हैंड। तो हमने वॉल को मारा तो क्या हमारे हाथ पे भी चोट लगी? समझ में आई बात कि नहीं? या एक कोई पर्सन है, इफ इट इज जंपिंग फ्रॉम, वो क्या कर रहा है कि आगे आ रहा है, एंड ये, सो इफ ही इज जंपिंग टू, किसी भी बोट से वो जा आ रहा है आगे, तो ये बोट है पीछे, तो वो बोट कहाँ जाएगी अगर वो एक ग्राउंड पे आ गया बोट को छोड़कर, तो ये है। तो ऐसी स्थिति में वो अगर आ रहा है ग्राउंड पर, तो नाउ इसमें जाने पे क्या बोट पीछे भागेगी? बोट पीछे भागेगी जब ये आगे आएगा। तो एक फॉर एवरी एक्शन, तो देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो ये आगे मूव किया तो ये पीछे भाग गई। इसी तरीके से अगर जो वाटरमैन होते हैं वो क्या करते हैं, होस से पानी डालते हैं, फायर फाइटर्स। तो जब ये किसी भी बिल्डिंग में आग लगी हुई होती है और ये पानी बहुत मास ऑफ वॉल्यूम है, वाटर इज गोइंग फॉरवर्ड, तो होज हैज़ ए टेंडेंसी टू गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर फायरमैन टू होल्ड इट। सो उनको बहुत दिक्कत होती है इसको होल्ड करने में, बिकॉज इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू होल्ड होज, because it has a tendency to go
इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो अगर इसे ये छोड़ दें तो ये बहुत तेज़ी से पीछे सांप की तरह खिसकता चला जाए। ऐसे ही जब भी कभी रॉकेट प्रपल्शन का सिद्धांत है तो उसमें भी हम देखते हैं कि फ्रॉम आउटसाइड ये पीछे की तरफ से एक जेट निकलता है, जेट प्रपल्शन। तो ये पीछे की ओर इसका प्रोपेलेंट चार्ज जा रहा है या कंबशन फ्यू जो कंबशन का स्मोक है। सो प्रोपेलेंट चार्ज का स्मोक जो है, और इसी तरीके से रॉकेट आगे जा रहा है। तो फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसा कि हम देख सकते हैं कि किसी गन में या राइफल में, तो राइफल में ये देखा जा सकता है कि अगर राउंड आगे जाएगा तो रिकॉइल पीछे होगा, और ये बुलेट आगे जाती है। कभी बैलून को मारा है, हिट किया है किसी मेले में जाके, तो ये पीछे की ओर धक्का देती है। सो इट इज़ रिकॉइल, बुलेट इज़ मूविंग फॉरवर्ड। सो इन अवर डे टू डे इंस्टेंस अगर हम किसी वॉल पे बॉल को मारें तो क्या होगा कि वॉल पर हमने फोर्स लगाया तो क्या वो बॉल को बाउंस बैक करा देगी? जो ये है इस पे भी फोर्स लगाएगी। तो यहाँ हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि ये बॉल ऐसे जा रही है, ये बॉल ऐसे है और इन दोनों में कोलिजन होता है। तो अगर कोलिजन होगा तो इसका मतलब है कि ये ए बॉल है, ये बी बॉल है। सो फोर्स ऑन ए बाई बी, तो इस पर जो चीज़ है फोर्स ऑन ए बाई बी, मान लीजिए इस ए पर फोर्स लग रहा है, तो ए पर कौन फोर्स लगा रहा है? क्या ए पर जो फोर्स लग रहा है वो इधर लगेगा, बी इसको इधर ठेलेगा ए पे, बी ए पे इधर चोट करेगा, तो उसे क्या बोलेंगे कि क्या फोर्स ऑन ए बाई बी? इसे कहेंगे कि फोर्स ऑन ए बाई बी, पेज नंबर 97। और अब ये जो ए है वो इसे किधर ठेलेगा? इधर। तो इसे क्या कहेंगे? फोर्स ऑन बी बाई ए, दैट इज फोर्स ऑन बी बाई ए। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जब ये दोनों बिफोर कोलिजन और ये है ड्यूरिंग कोलिजन, संघट्ट के पूर्व की अवस्था, ड्यूरिंग कोलिजन, संघट्ट के दौरान, एंड आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन दे स्टार्ट मूविंग, या तो ऐसे ऐसे भी मूव कर सकती हैं या तो साथ में भी। जैसे स्ट्राइकर ने गोटी को मारा तो स्ट्राइकर भी आगे गया, गोटी भी आगे गई। ट्रक ने कार को मारा तो दोनों आगे गए। समझ में आई बात कि नहीं? तो ये उनके मास पे डिपेंड करेगा कि कैसा मास है। और दो गोटियों ने एक दूसरे को मारा तो उछल इधर उधर भाग जाएंगी, तो मास पे भी डिपेंड करता है। इसका मास ए है और इसका मास बी है। सो ये आफ्टर कोलिजन। अच्छा, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि इन पर फोर्स लग रहा है, और जो इसकी शुरुआती स्पीड यू ए और यू बी थी वो बाद में बदल कर इनमें एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। जब एक दूसरे में टक्कर हुई है तो इसमें यू बी हो गया है, यानी ये वी ए हो गया है। इसकी ये इनिशियल वेलोसिटी थी ए की, और अब कैसी हो गई ए की? क्या फाइनल वेलोसिटी? तो वी ए, और ये क्या हो गया? वी बी। तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बदल गई, यू ए से वी ए हो गई, इनिशियल एंड फाइनल, इनिशियल और फाइनल, इस तरीके से चले गए। तो यहाँ पर भी एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स लग रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है कि एफ ए बी इज इक्वल टू एफ बी ए, ये दोनों इक्वल होंगे और अपोजिट होंगे। सो दिस इज बेसिक लॉ कि व्हाट इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन? फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड law of motion, for every action there is
इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितनी तेज़ी से आप ब्लो करोगे उतनी तेज़ी से झटका भी लगेगा। ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। इट इज़ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जैसे कि अगर आप किसी भी एक यहाँ पर स्टैंड ले लें और स्टैंड में यहाँ एक किसी वायर से या थ्रेड से, वायर से ले लो, एक ऐसे टेस्ट ट्यूब लो और टेस्ट ट्यूब पे डॉट लगाओ कॉर्क, और इसमें भर दो पानी और पानी को करो हीट। तो जैसे ही स्टीम बनेगी तो डॉट उछल के आगे भागेगा और ये इधर कर पीछे भागेगी। सो डॉट होता क्या है कि ये पीछे भागेगी टेस्ट ट्यूब, तो इससे क्या पता चलता है कि ये पीछे की ओर जाएगी। तो फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी ये कह सकते हो कि अगर ये जो थ्रेड वाली नलकी होती ना बीच में, जिसमें थ्रेड लपेटा रहता है, तो या पाइप या स्ट्रॉ जिससे पेप्सी पीती हो, तो अगर मान लो इसमें एक बैलून लटका दो और बैलून का पीछे की हवा खोल दो जिसमें से हवा निकलती रहे, तो जैसे जैसे ये थ्रेड दोनों को टॉट कर दो, तो अब जब इसमें से हवा पीछे जाएगी तो क्या बैलून आगे जाएगा? इसको चिपका दो थोड़े से टेप से, बोलो। तो इससे क्या पता चलता है कि हम डे टू डे लाइफ में न्यूटन के लॉ देखते रहते हैं कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। नाउ लेट अस सी। चलो एक चीज़ और दिखा दें। ये देखो कितना बड़ा फंगी है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि एक्शन एंड रिएक्शन पेयर के लिए। ठीक है, दिखाया था। ओके, एक्शन रिएक्शन पेयर्स। एक्शन रिएक्शन पेयर्स। नाउ सो एक और भी चीज़ है कि व्हेन अगर हॉर्स है तो हॉर्स क्या करता है कि कभी भी व्हेन इट, ठीक है, हिट करता है, तो अगर मान लो कि यहाँ पर ये पैर को पीछे की ओर प्रेस करता है, तो अगर पैर को पीछे की ओर प्रेस करेगा तो क्या होगा? नाउ पैर की ओर ये पीछे की ओर प्रेस करेगा, देन अर्थ को अगर ये पीछे प्रेस करेगा तो क्या इसे आगे की ओर, जैसे आप हाथ पीछे प्रेस करो तो अगला हाथ आगे जाएगा क्या? प्रेस करो, है ना, तभी तो हम आगे चलते जाते हैं। क्या जब आप चलती हो तो पैर पीछे करती हो तभी अगला पैर आगे बढ़ता है? सो इस तरीके से आप अर्थ पर एक एक्शन लगाती हो तब फिर अगली उंगली आगे जाती है। सो इन दिस वे जो ये हॉर्स है, तो हॉर्स ग्राउंड को पीछे पुश करता है और उसकी वजह से क्या होता है कि दैट इट मूव्स, ये ग्राउंड को पुश कर रहा है तो इसका मूवमेंट आगे हो रहा है। सो इन दिस वे अगर इससे बंधी हुई कोई बुलक कार्ट भी है, देन दैट बुलक कार्ट आल्सो मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो इस तरीके से हॉर्स में ये चीज़ होती रहती है। नाउ अब देखें कि there are some
action and reaction pair. Let us see those. समझ के पढ़ते हैं तो इनका दिल लग जाता है. BYJU'S, download now. Second laws of motion. Oh, you're riding a bicycle. ये ठीक नहीं है, दूसरा दिखाता हूँ. Action reaction pair. So now Now how it applies to your bicycle. When you push the action reaction pairs. So ये देखो, How do rocket engines work? Why do तो guns रिकॉइल हो kick गया. back when they're इसका fired? मतलब है कि गन पीछे गई. How do rocket engines work? रॉकेट साइंस Why में भी does the देख cue सकते ball हैं. typically slow down when it hits a colored ball, which speeds up? तो ये And पीछे why चली do I गई. roll backwards when I throw तो a इसने medicine आगे ball बॉल forwards? मारी, ये खुद पीछे गया. Well, the answers to all these questions involve Newton's third law of motion. Newton's third law of motion is often stated as a little kind of rhyme. For every action, there is an equal and opposite reaction. What does that mean? It means that forces never, and I mean literally never, exist on their own. Newton's third law says that whenever an object, let's call it object A, exerts a force on object B, then object B exerts an equally sized force back on object A. Even though it's not always obvious, forces always come in pairs, which are called action-reaction pairs. In this lesson, we're going to look at Newton's third law of motion and how it helps explain a range of different phenomena. If I push this trolley, trolley A, into this trolley, trolley B, you can probably guess what's going to happen. Trolley B will experience a force that will accelerate it towards the right. Let's have a look. No surprises there. Trolley A provided a force on trolley B, which made it accelerate. However, there wasn't just one force acting, there were two. At the same time that A was exerting a force on B, which made B speed up, B was exerting a force on A in the opposite direction. So what happened to A as a result of this force? Well, it slowed down. As you can see, the dots are clearly closer together after the collision. Trolley B, the trolley being struck, doesn't even have to do anything. Just the fact that it's there and that a force is being exerted on it by trolley A means that it exerts a force. Collision. Car A exerts a force on car B, which makes car B accelerate. But as it does, car B exerts in the opposite direction an equally sized force on car A, which makes it slow down. Of course, friction is also acting, but that's a different story. Now the expression reaction अच्छा, अब देखो, Any number of times in quick succession. ये देखिए, न्यूटन क्रेडल, ये देख लीजिए आप, हमारे यहाँ भी है. तो B speeds up, and at the ये exact principle as well. As does this collision. Human A exerts a force on human B so that human B speeds up, and at the same time, human B, just by being there, exerts a force back on human A, which makes human A slow down. Now, even though the action force यही रॉकेट प्रोपल्शन का भी है. applied to a 2 kilogram तो आपको कई तरीके के हमने एग्जांपल बता दिए, एक्शन और रिएक्शन के पेयर्स. नाउ लेट अस मूव अहेड. series,
Newton's third law. If you're a teacher looking for an easy but effective way of teaching the topic of motion to your students, then visit our website to check out the series and to get hold of it. In this episode, Newton's third law, we look at that most poetic of all laws. For every action, there is an equal and opposite reaction. Newton's third law, in conjunction with Newton's other two laws of motion, can help us explain how rocket engines work, how our muscles work, why there's more to designing robots than just building motors, why guns kick back when they're fired, why we move backwards when we throw a ball forwards, and a whole lot more. You can read the full transcript of the program, complete with dozens of screen grabs, and download the worksheet that accompanies the program on our... Now, तो इतनी बात तो कंफर्म हो गई है कि for every action there is equal and opposite reaction. There are several instances कि अब इस चीज़ को लिख लें कि when horse pushes ground in backward direction, जब horse क्या करेगा, ground को पीछे की ओर push करेगा, then ground pushes horse या earth pushes horse in forward direction. ये भी बात होगी. Okay. So when horse pushes ground in backward direction, ground pushes horse in forward direction. This is action reaction pair. Action reaction pair. It is not the cause and effect force. ये cause and effect नहीं है. Both things are taking place simultaneously. ऐसी कोई बात नहीं है कि पहले एक होता है तो दूसरा थोड़ी देर में होता है. So it is not the cause and effect pattern. Both takes place simultaneously. So any of them can be termed as action and other reaction किसी एक को भी एक्शन कहा जा सकता है और दूसरे को क्या कहा जा सकता है, and other reaction. However, as we perceive that we tell, जैसा हम देखते हैं वैसा हम कहते हैं. As we perceive that we tell, ये हमारी हैबिट है. जैसा हम देख पाते हैं वैसा कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये हम कह सकते हैं कि while throwing water from fire fighting hose, the coming out of water is an action force. पानी ना आता तो होस पीछे क्यों जाती है, ऐसा हम कह सकते हैं कि नहीं? While throwing
water from fire fighting hose, ठीक है. Throwing of water is oftenly considered, ज़्यादातर तो हम यही करते हैं, oftenly considered as action force, and that is movement of hose in backward direction, moving of hose in backward direction is reaction. Firing of bullet is action. Firing of bullet is action. And recoil of gun, बड़ी है तो राइफल, छोटी है तो पिस्टल, हैंड में जो होगी, सो इज रिएक्शन. Combustion charge, that is throwing off smoke from jet engine या jet aircraft या fighter aircraft. So throwing off जो जलने वाली गैस है, that is combustion gases. By combustion chamber, जहाँ ये जलती हैं, in jet aircraft, fighter jet aircraft और spacecraft, in backward direction, अगर मान लो पीछे फेंकी जा रही हैं, is action force. And movement of aircraft or spacecraft, spaceship is reaction. तो when we row the paddle in river in backward direction, so we can say it is action force. तो हम क्या करते हैं कि हम पैडल को रो करते हैं, तो इसको पीछे करते हैं, तब तो हमारी नाव आगे जाती है. समझ में आई कि नहीं? इसी तरीके से जो एक पक्षी हवा में उड़ रहा है, तो वो क्या करेगा, वो अपने पंखों को क्या करेगा, ऊपर से वो नीचे नहीं लाएगा, ये, और मूविंग ऑफ विंग्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड देन गेटिंग द हाइट. सो मूविंग ऑफ विंग, जैसे स्विमिंग पूल है, तो स्विमिंग पूल में हम क्या करते हैं, स्विमिंग पूल में हम एक हाथ को आगे से पीछे नहीं ले जाते हैं, और इस तरीके से हम स्विमिंग करते हैं. तो स्विमिंग में हम क्या कर रहे हैं, अपने पैरों का भी मूवमेंट कर रहे हैं और हाथों का भी. तो ये मूविंग ऑफ हैंड इन बैकवर्ड डायरेक्शन एंड देन ये आगे बढ़ते चले जाना. तो समझ में आ गई बात एक्शन रिएक्शन पेयर की. ओके, तो दीज आर एक्शन रिएक्शन पेयर्स. अब देखिए, एक्शन रिएक्शन पेयर्स आर ऑलवेज इक्वल. ये हमेशा कैसे होते हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर आर ऑलवेज इन पेयर, and for every action there is equal and opposite reaction. This is so simplistic law and it is so crisp that कि इसको हॉलीवुड और बॉलीवुड की मूवी में भी यूज़ किया जा सकता है. कि कुछ लोग कहते हैं कि सभी एक्शन के लिए रिएक्शन होती है, बाद में हीरो बदला लेता है कि नहीं. मान लीजिए आज कोई आपको एब्यूजिंग करके चला गया और कल आप जा करके उसको मार के आ जाती हो, तो क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर होंगे कि नहीं होंगे?
बोलो, बताओ। नहीं होंगे क्योंकि ये साइमल्टेनियस है। आप अगले दिन क्यों गई? ये अगर उसी टाइम होता तो होती एक्शन रिएक्शन, क्या अगले दिन होगा रिएक्शन? बताओ। सो दोज हु से दैट दे आर लेस नोन अबाउट न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो इसलिए कुछ मिथ भी हैं जो इतनी क्रिस्प है और इतनी कॉमन डेफिनेशन, तो इसके साथ कुछ मिथ आ गए हैं। सो लेट अस क्लियर दैट कि मिथ अबाउट थर्ड लॉ ऑफ मोशन। मिथ का मतलब है कि गलत फहमी। सो अबाउट थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सो एक्शन एंड ट्रुथ, जो ट्रू चीज है कि एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस ये कैसे होते हैं? एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस ऑलवेज अकर इन पेयर, अकर इन पेयर। इट इज नॉट that cause is first and effect is later on. Effect is later on, ये बिल्कुल भी नहीं है। Any of them can be termed as action. Any of them can be termed as action and other reaction. Action and reaction forces cannot cancel each other because they are acting on different objects. तो इस वाले ऑब्जेक्ट पर इधर फोर्स लगा और जो दूसरा टकराया उस पर इधर लगा ना, तो कैंसिल नहीं हो सकते हैं। दैट इज फोर्स ऑन ए बाई बी और फोर्स ऑन बी बाई ए। तो नाइन्थ में जिस पर लग रहा है उसे बाद में लिखा गया है और यहाँ पे अलग लिखा गया। एनसीईआरटी की ये कमी है, तो वहाँ पर कुछ और है, यहाँ पर कुछ और है, इसलिए आपको अब अपना कॉन्सेप्ट बदलना पड़ेगा। नाइन्थ वाला कॉन्सेप्ट अब नहीं चलेगा, ठीक है। तो मैं दिखा देता हूँ कि नाइन्थ में हमने जब नाइन्थ था तब के हिसाब से पढ़ाया था, अब 11th है तो 11th के हिसाब से पढ़ाऊँगा कि वहाँ पर जो एक्शन रिएक्शन पेयर था दैट, यहाँ पर इसे क्या लिखा गया था? नाइन्थ में लिखा गया है कि एफ ए बी को क्या कहा गया है? द बॉल ए एग्जैक्ट फोर्स, सो एफ ए बी ऑन बॉल बी। ये ऑन बॉल बी लिख रहा है एफ ए बी को, ऑन बी, तो ये बी पे लगने वाला फोर्स है। फोर्स ऑन बी जिस पे लग रहा है उसे बाद में लिखा गया, लेकिन आपकी बुक क्या कहती है? जिस पे लग रहा है उसे पहले लिखो। आ गया ना फर्क? इसका मतलब है कि अलग अलग राइटर्स ने लिखा है। जो वीडियो दिखाया गया था उसमें 9 के हिसाब से था, अभी जो दिखाया था ना वीडियो, लेकिन अब जो बुक में है वही करना पड़ेगा ना, ये हमारा कन्वेंशन है। तो जैसा है इसे हम फिर से इसीलिए 2 बार बता रहे हैं, 3 बार बता रहे हैं। ऑन ए बाई बी, ऑन ए बाई बी, और इसे क्या कहेंगे? ऑन बी बाई। समझ आए? थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में चेंज है, राइटर बदल गए हैं, इसलिए अब जब राइटर बदल गए तो हमें भी अपना थोड़ा सा बदल जाना चाहिए। सो इट इज नॉट दैट फोर्सेस विल कैंसल ईच अदर, क्योंकि अपोजिट है तो कैंसल कर देंगे। फोर्सेस विल कैंसल ईच अदर as they are acting on different objects। वो किस पर काम कर रहे हैं बताइए? ऑन, तो कैसे कैंसिल कर देंगे? क्या गन रिकॉइल नहीं करेगी कि बुलेट नहीं फायर होगी? ये चीज है, ये चीज होगी। तो दूसरी चीज ये हो गई कि नो कॉज इफेक्ट रिलेशन है, कोई कॉज इफेक्ट रिलेशन नहीं है, बुक में लिखा गया है। एक्शन एंड रिएक्शन डिफरेंट बॉडी पर होते हैं, तो इसलिए वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते हैं, ठीक है। ऑलवेज अकर इज इन पेयर।
और कभी भी ये पेयर में होते हैं, इट इज़ नेवर दैट एक्शन करे और रिएक्शन ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है। अब हम आगे देखें। देयर इज नो प्रूफ फॉर थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एक ये भी बात रखनी पड़ेगी ध्यान में कि फर्स्ट लॉ से हमने सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ को प्रूव कर दिया था, लेकिन थर्ड लॉ का कोई प्रूफ पूछे तो नहीं है। थर्ड लॉ से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को प्रूव किया जा सकता है, जिसको हम करने जा रहे हैं। वो इस चैप्टर का बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। दैट इज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, ये कोर कॉन्सेप्ट है। अब हम आगे की बात देखें कि एग्जाम्पल 5.5 देखो। एग्जाम्पल 5.5 क्या कह रहा है कि that is two identical billiard balls strike a rigid ball with the same speed but at different angle। जो बिलियर्ड होती है जिसमें स्नूकर खेला जाता है, अभी हम लोग देख रहे थे ना, बहुत सारी बॉल पड़ी थी एक ग्रीन से, उस पर वेलवेट वाले उस पर, तो उस गेम को बिलियर्ड कहता है। तो वो स्ट्राइक करती हैं, कैसे बताया गया? मान लीजिए बॉल पे स्ट्राइक करती है, एक बॉल यहाँ गई और वो स्नूकर की दीवार से टकराई, बॉर्डर से, किनारी से, और टक्कर मार के वो सीधे लौट आई, ऐसे यू से गई और यू से लौट आई, ऐसे लौट आई। अब जरा चेक करो। और दूसरा एक और भी केस है कि एक बॉल गई और यहाँ टक्कर मारी और इसके बाद ऐसे लौट आई। दो केस दिए गए। ऐसे टक्कर मारेगी, बिल्कुल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की तरह बिहेव करेगी। जैसे लाइट होती है ना, तो पार्टिकल जैसे बिहेव करता है उसी के बेसिस पर ही तो न्यूटन ने पार्टिकुलेट थ्योरी दी थी लाइट की, कि पार्टिकल जैसे जाती है वैसे लाइट भी जाएगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इसी बेसिस पे न्यूटन ने दिया था लाइट के केस में। अब देखो कहा जा रहा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द वॉल ड्यू टू ईच बॉल। वॉल पे कितना फोर्स लग रहा है, लेट अस सी। कि पहले तो यहाँ में क्या देखना पड़ेगा कि फोर्स ऑन बॉल बाई बॉल इज इक्वल्स टू फोर्स ऑन बॉल बाई बॉल, और निगेटिव साइन बोलो। तो अभी हम एक केस ले रहे हैं। अच्छा, तो क्या फोर्स ऑन बॉल बाई बॉल क्या हो जाएगा? क्या माइनस फोर्स ऑन बॉल बाई बॉल? हमें तो बॉल पे निकालना है ना, पढ़ लो, उसमें लिखा है फोर्स ऑन बॉल। पढ़ा आपने? बताओ। अच्छा, क्या ये माइनस लिखूं? और सेकंड लॉ क्या कहता है? फोर्स ऑन बॉल क्या होगा? क्या चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल अपॉन टाइम। बताओ, फोर्स तो यही होता है ना, बताइए। समझ में आई बात कि नहीं? कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ही तो फोर्स होता है कि नहीं? तो ये चीज हो गई। अब देखो, तो ये कह रहा है कि व्हाट इज द डायरेक्शन, सिर्फ डायरेक्शन पूछ रहा है, हमें पूरा फोर्स नहीं मिल रहा क्योंकि उसने कोलिजन का टाइम तो दे नहीं रखा है। तो माइनस लगाओ और चेंज इन मोमेंटम क्या पी एफ माइनस पी आई लिखा जाएगा अपॉन टी। अच्छा, पी एफ क्या होगा? एम बाहर ले लो तो क्या वी माइनस यू बाई टी। अच्छा, माइनस एम, वी कितना है? ये जाते समय यू है और आते समय वी है, ये है ना वी। तो ये चीज फाइनल वेलोसिटी है। ये क्या है? फाइनल वेलोसिटी टक्कर के बाद की। और ये कैसी है? इनिशियल। फाइनल वेलोसिटी निगेटिव है कि पॉजिटिव? तो लिखो निगेटिव माइनस यू। और इनिशियल वेलोसिटी किधर जाती हुई? बोलो, सही है? राइट में नहीं जा रही थी इनिशियल में बॉल,
यहाँ तक समझ में आया कि बताएं? बोलो कुछ तो आगे बढ़े उसी हिसाब से। अच्छा, माइनस यू माइनस एम, माइनस यू तो क्या माइनस 2u, तो ये क्या 2mu/t, ये पॉजिटिव है, तो इसलिए ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन वॉल किधर की ओर है? सो दैट इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन वॉल बाई बॉल इज टूवर्ड्स राइट। सिर्फ इतना ही तो बताना था। सो इस तरीके से, क्योंकि इधर की ओर है, सो डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन वॉल इज along पॉजिटिव x एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस की ओर है, क्योंकि उधर ही है ना। पॉजिटिव आ गया कि नहीं? t दे देगा तो दे देंगे। अब देखो कि सेकंड केस देखो कि कोई भी, जैसे u है, ये u है और ये 30 डिग्री पर है, तो 30 डिग्री पर है तो इसके हम पैरेललोग्राम लॉ बना सकते हैं, एक इधर कंपोनेंट और एक इधर। जो भी वेक्टर है उसके दोनों तरफ वो बना दो, तो उससे पैरेललोग्राम बनाओगे तो यही तो आएगा। बना दो पैरेललोग्राम। तो एक हमने ये बॉल इधर आ रही थी तो हमने पैरेललोग्राम बना दिया, तो एक ये कंपोनेंट है, आती हुई बॉल का ये कंपोनेंट है, और जो जा रही है, तो जो जाती हुई बॉल है, ये जा रही बॉल, तो जाती हुई बॉल के भी दो कंपोनेंट बना दिए। मेरा कहने का मतलब है कि जो यहाँ पर u है, तो u की वजह से मैं u तो दिखा ही रहा हूँ, u एक वेक्टर है ही है, और 30 डिग्री जरा सोचो कहाँ पर है, कि जैसे ये 30 है तो क्या इसे 30 मान होगी? तो ये अगर ये बॉल m है तो ये इधर की ओर क्या mu वेक्टर है, यानी p वेक्टर है क्या? तो mu का इधर क्या कंपोनेंट होगा? क्या mu cos थीटा, और वो भी i कैप की डायरेक्शन में, और इधर की ओर कौन सा होगा? क्या mu sin थीटा, j कैप, ऐसे ही माइनस j कैप ही नहीं बोल रही है, नीचे जा रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो P इनिशियल है वो वेक्टर क्या है कि mu cos 30 i कैप और प्लस mu sin 30 डिग्री माइनस j कैप। बोलो सहमत हो? बताओ। इतनी बात तो हमने ठीक कर दी, आगे की बात करो, इसे थोड़ा ठीक कर लो। तो u और मास दिया है क्या? ना दिया हो कोई बात नहीं, चल 30 डिग्री है, जो कट जाएगा बाद में वैल्यू रखेंगे। अब ये बात करो, ये भी 30 है, तो ये 30 है, मान लो ये तो 30 है ही है, ऐसे आ रहा, ये u है, तो इसका ये कंपोनेंट क्या होगा बताओ? मान लो मैं कह दूं भाई ये mu है, mu है कि नहीं? और साफ साफ लिख लो mu, मोमेंटम ही लिख लिया। मोमेंटम का इधर का क्या कंपोनेंट होगा? क्या mu cos थीटा। अब यहाँ क्या लिखें? माइनस आई कैप, और इसका नीचे का क्या होगा? अच्छी बात कही है, माइनस जे कैप हो गया। तो अब मैं पीएफ के भी कुछ करूं, तो पीएफ क्या होगा? सो पी फाइनल इट इज इक्वल टू mu sin थीटा माइनस आई कैप और प्लस mu sin थीटा न लिख के 30 लिखो, 30 डिग्री। और दूसरा क्या है बताओ? माइनस आई कैप में साइन है था कि कॉस?
कॉस था ना, और यहाँ क्या लिखूं, साइन 30 माइनस जे कैप। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब हमें बताओ फोर्स ऑन बॉल बाई बॉल, क्या इसे माइनस फोर्स ऑन बॉल बाई बॉल बोलोगे? ऑन बॉल बाई बॉल ना, तो अच्छा बॉल पे फोर्स लगेगा तो क्या बॉल का मोमेंटम चेंज होगा? फोर्स कोई भी लगाए, हमें क्या लेना देना, बॉल लगा रही है कि हम लगा रहे हैं कि कोई और लगा रहा है, हमें क्या लेना देना। जिस पे फोर्स लग रहा है उसका तो मोमेंटम बदला, बताओ। तो इट इज माइनस, तो मोमेंटम बदलो बॉल का, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, सो दैट इज डेल्टा पी वेक्टर अपॉन टाइम। तो क्या लिख लें, डेल्टा पी क्या होता है, क्या पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। वेक्टर लगाए रखना, देखो कई जगह हमने वेक्टर नहीं लगाए, यहाँ तो खैर ज़रूरत नहीं थी, यू वी माइनस यू लगा दो फिर भी, क्योंकि साइन के साथ है ना। तो और फिर बाद में भी हम इसको अकाउंटिंग कर ही रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं साइन का। फिर बाद में भी पॉजिटिव को हमने मान लिया कि ये जो एफ बी आई है ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो यहाँ भी लगा दो और यहाँ लिख लो आई कैप। अब तो सही है, आई की डायरेक्शन में हो गया। अब बिल्कुल वेक्टर का हमने सम्मान कर दिया। ये देखो अब ये क्या हो गया, टी, तो इनकी वैल्यू डालो माइनस, और पी एफ क्या है, पी एफ देखो, अगर मैं एम यू कॉमन ले लूँ तो क्या होगा बताओ, एम यू तो कॉमन आ सकता है ना पी एफ में। सो एम यू कॉमन लो तो अंदर आएगा, क्या चीज़ आएगी, कॉस 30 माइनस कॉस 30 आई कैप, माइनस कॉस 30 आई कैप, और क्या आएगा, माइनस साइन 30 जे कैप, माइनस साइन 30 डिग्री जे कैप। ये तो हुआ क्या चीज़ हो गई बताओ, ये सब पी एफ लिखा है, ये पूरी वैल्यू किसकी है, पी एफ ही तो है। और अब देखो माइनस बाहर है, अब क्या लिखूं, माइनस लिख के पी आई लिखूं, तो एम यू कॉमन ले लो और अंदर क्या लिखो, कॉस 30 आई और माइनस साइन 30 जे। माइनस साइन 30 जे, ये बंद कर दीजिए और नीचे लिखिए डेल्टा, दैट इज डेल्टा टी, ना लिखो सिर्फ टी लिख दो, डेल्टा टी भी लिख सकते हैं, कोई खास फर्क तो पड़ता नहीं, टी लिख दिया। चलो अब देखो इन सब में सभी में एम यू बाहर ले लो, और ये निगेटिव साइन सबके अंदर वाला है, ये एक्चुअली हमें ये बदल देना चाहिए जिससे ब्रैकेट से काफ़ी फर्क आ जाता है, यानी बड़ा ब्रैकेट सबसे बाहर, तो इससे पता चल जाएगा कि निगेटिव साइन सबसे बाहर है, निगेटिव साइन सबसे बाहर है कि नहीं, ठीक है। तो ऐसा भी कर सकती हो कि ये यहाँ पे ऐसा कर लो, अगर एम यू मैंने कॉमन लिया तो अंदर क्या आएगा, कॉस 30 आई कैप, इसे क्या बोलोगी बताओ, कॉस 30 कितना होता है, √3/2 आई कैप, और इसे क्या बोलोगी, -1/2 जे कैप, ये सही है। और यहाँ एम यू कॉमन ले लो तो क्या आएगा, माइनस कॉस 30 है, सो √3/2 आई कैप, और यहाँ से क्या आ जाएगा, -1/2 जे कैप, बोलो पी एफ। तो चाहे तो ऐसे लिख लो, या अब इसको मैं और अच्छा कर दूं कि एफ डब्ल्यू बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी डब्ल्यू, फोर्स ऑन बॉल बाई बॉल, इट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा पी बाई टी, इट इज इक्वल टू माइनस पी फाइनल माइनस पी इनिशियल बाई टी, ये हो गया। अब माइनस लगा दिया, अब यहाँ पर माइनस लिखो, पी फाइनल की वैल्यू लिखो, पी फाइनल की है, एम यू सबके बाहर ले लो, एम यू की वो नहीं है, और पी एफ लिखो, माइनस √3/2 आई माइनस हाफ जे,
ये पहला वाला और बाद में दूसरे का क्या लिखोगी, √3/2i माइनस हाफ जे, √3/2i माइनस हाफ जे, जो जैसा था मैंने लिख दिया है, और अपॉन टी, और इसे ब्रैकेट बंद कर दिया। देखो कुछ कट रहा है क्या, ये माइनस माइनस है और ये प्लस है, हाफ जे कट रहा है, क्योंकि प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, है बात कि नहीं। और क्या चीज हो जाएगी इसके बाद, तो दैट इज इक्वल्स टू FWB, इट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर माइनस MU और अंदर क्या बचा, माइनस √3/2i माइनस √3/2i, तो क्या माइनस 2√3/2i बाई टी, उसी को तो डबल कर दिया, और माइनस माइनस प्लस हुआ और 2 से 2 कटा, तो क्या हो गया, क्या √3MU बाई टी आई कैप। समझ में आ गई बात। तो अब आंसर देखो क्या चीज दी है, 2/√3 दिया है, क्या दोनों का रेशो दिया है, तो आंसर तो आ ही गया होगा, निकाला होगा इन्होंने कहीं ना कहीं कि 2MU cos 30 लिखा है, 2MU cos 30 तो यही होता है। आंसर क्या दिया है, कितना चेंज है, उन्होंने बताया है एज पर बुक, हमारा तो ये आया है कि that is the direction of force on wall is along, किधर है, direction of force on wall, on wall, सिर्फ फोर्स की डायरेक्शन पूछ रहा है, along पॉजिटिव x एक्सिस, और वो कितना आ गया, √3MU बाई टी आई, ये आ गया। बुक क्या कह रहा है, एस पर बुक, एस पर बुक, तो ये चीज क्या कह रहा है, 2MU cos थीटा cos 30 डिग्री, वो कितना होता है आई कैप, सो 2MU √3/2, तो क्या वही आ जाएगा, समझ में आई बात कि नहीं, सेम है कि नहीं, ऐसे। और बाई टी भी लिखना पड़ेगा। इम्पल्स के बारे में कह रहा है, इम्पल्स तो फोर्स में मल्टीप्लाई कर दो इम्पल्स हो जाएगा, बट क्वेश्चन में इम्पल्स बाद में पूछा है, अभी नहीं पूछा है। तो एज पर बुक दिस बाई टी लगाते रहो, इम्पल्स भी बता देते हैं। अच्छा, इम्पल्स के बताने से पहले मैं बेसिक चीज़ें बताना चाहता हूँ, जैसे कि कोई चीज़ यहाँ टकरा रही है और यहाँ आ रही है, तो आप देखोगे अगर x एक्सिस में, तो x एक्सिस में इस बॉल के जाने की छाया देखोगे, तो ये छाया इधर बढ़ती हुई और बढ़ते बढ़ते फिर जब ये लौटी, तो क्या छाया लौटती हुई, शैडो, बोलो, और इधर की ओर अगर छाया देखो, तो क्या वो छाया आगे ही बढ़ती जा रही है, तो ये भी शेडो है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि पहले इसका जो इधर का कंपोनेंट था, उसमें उसकी वैल्यू कितनी थी, क्या वो जो वैल्यू थी इधर के कंपोनेंट की, तो क्या MU sin थीटा माइनस जे थी, और बाद में भी वही रही, तो y के डायरेक्शन में कोई चेंज हुआ ही नहीं, और जबकि x के डायरेक्शन में MU cos थीटा था, तो वो निगेटिव हो गया, तो चेंज हुआ कि नहीं। तो ये कहने का मतलब है, ये भी हमें देखना पड़ेगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि एक बॉल आ रही है तो उसका कोई चेंज नहीं होता इस डायरेक्शन में। हमने बिल्कुल एग्जैक्टली पैरेललोग्राम बना लिया है और ये 30 डिग्री दिखा दिया है, क्योंकि ये 30 है जहाँ पे टक्कर मार रही है, तो ये भी 30 हुआ और ये 30 हुआ, तो MU इसका मोमेंटम है इस डायरेक्शन में, तो MU cos 30 आई कैप, और हमने अभी रिजॉल्व कर लिया रेफरेंस एक्सिस पर, और इधर करेंगे तो MU sin 30 और माइनस जे कैप। इतनी बात समझ में आई।
और यही बॉल अगर अब इधर आ गई तो इसके इधर आने पर भी इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, लेकिन चूंकि ये 30 है तो ये बॉल अब उधर जाती हुई से अब इधर जाती हुई हो गई है, तो इसे क्या बोला जाए? सो mu cos 30, और ये भी नहीं दिखा सकते u पे वेक्टर ना लिखो क्योंकि सही नहीं है। हम एक बार वही u वेक्टर उधर दिखा रहे हैं और एक बार वही u वेक्टर इधर दिखा रहे हैं तो गलत नहीं माना जाएगा। एक वेक्टर तुम दो डायरेक्शन में कैसे दिखा रहे हो, है बात कि नहीं? वेक्टर हो तो एक ही तो डायरेक्शन होगी किसी वेक्टर की, कि नहीं? दो तो नहीं दिखा सकते ना किसी क्वेश्चन में, तो इसलिए इसको हम वेक्टर दिखाने से बचेंगे, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड ही दिखाएंगे और वेक्टर दिखा देंगे जब हमारी रिजॉल्व करेंगे तो दिखा देंगे, अभी नहीं दिखाएंगे। यू दिखाना ठीक रहेगा। अब देखो, अब ये mu cos 30 हो गया, लेकिन किधर है बताओ? mu cos 30 का माइनस आई, देखो, और ये इधर की ओर क्या हो जाएगा? 30 के दूसरी तरफ, तो mu sin 30 डिग्री माइनस j, तो देयर इज नो चेंज इन मोमेंटम अलोंग y एक्सिस। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी हम किसी चीज पर टक्कर मारते हैं तो जो टक्कर पड़ती है तो नॉर्मल रिएक्शन कैसी मानी जाती है? क्या इस कंपोनेंट की वजह से मानी जाती है कि इस अलोंग वाली से? तो ये जो है एक्शन होगा। अगर आपने किसी पर टक्कर मारी तो ये एक्शन हुआ कि नहीं, और इधर ही तो रिएक्शन फोर्स लगेगा, तो आपका ये माना जाएगा जो आपने एक्शन किया तो एक्शन ऑन वॉल है, और जो आपका एक्शन वॉल ऑन वॉल है क्या वही फोर्स ऑन वॉल बाई बॉल है? बोलो, है ना? तो ये हम पहले भी देख चुके हैं कि नॉर्मल रिएक्शन क्या होती है कि परपेंडिकुलर फोर्स होता है, तो ये चीज हमने बताई। अब जरा देखो कि ये चीज कह रहा है कि फोर्स ऑन वॉल बाई बॉल इन फर्स्ट केस, जो ए केस है, तो वो कितना आया था? क्या वो चीज 2mu था बाई टी आई कैप, यही था पहले केस में? तो इसे लिख लो 2mu बाई टी आई कैप, ये है। अब टेकिंग मॉडुलस, दोनों तरफ मॉडुलस ले लो, तो ये क्या हो गया? FWB इज 2mu बाई टी, या FWB T इज 2mu। ये इम्पल्स इन फर्स्ट केस, ये क्या हो गया भाई? आपने ये जो चीज की है ये फर्स्ट केस में इम्पल्स है, और सेकंड केस में इम्पल्स देखो, ए लगाते रहो, ए लगाना हो तो ए लगाते रहो, ठीक है? ये चीज हमने कर दी। ए लगाइए या ए ना लगाइए, दूसरे में डैश लगा देंगे। सो केस बी, ये केस ए है, और केस बी देखिए, केस बी में क्या है कि फोर्स ऑन वॉल बाई बॉल डैश लगा दो इसमें, तो ये तो क्या आया था बता सकती हो? कि देख लो √3mu बाई टी था, आई कैप। इतनी बात समझ में आई? अब टी इधर ले लो, तो ये क्या √3mu आ गया ये सेकंड केस में, यानी इम्पल्स इन फर्स्ट केस, इम्पल्स इन सेकंड केस ना। और इनका रेशो निकालना, क्वेश्चन का बी पार्ट देखो क्या रेशो निकलवा रहा है, रेशो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स। इम्पल्स ऑन वॉल इन सेकंड केस, तो रेशो क्या हो गया? सो FWB T अपॉन FWB T dash, that is impulse on A केस में अपॉन इम्पल्स इन B केस में।
तो 2mu अपॉन √3mu, तो 2/√3 ये आ गया। समझ में आ गई बात? कहीं से पूछो तो हम बता दें। पूछो, जहां से न समझ में आया पूछ लो। एनी डाउट? क्या? हाँ, तो फिर से देखो इस चीज़ को कि हम इसको अब थोड़ी दूसरी तरीके से बताएंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये देखो। पहले केस में बॉल ऐसे आई, तो बॉल जब इधर आई तो इसका मोमेंटम क्या है? क्या इट इज mu I कैप? और जब बॉल लौटी तब इसका मोमेंटम क्या है? mu - I कैप। बोलो। अच्छा, तो इसका मतलब है फोर्स ऑन वॉल बाई बॉल, इट इज माइनस फोर्स ऑन बॉल बाई बॉल। So it is minus change in momentum upon change in time. So minus क्या लिखा जाए? P final minus P initial by delta T। तो P final क्या है? क्या माइनस mu I और इनिशियल क्या है? क्या mu I? So it is plus 2 mu I by T। बताओ। So force on wall is in positive x axis direction। इतनी समझ में आई? तो FWB into T क्या 2 mu I, T उधर ले लो। सो मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स क्या हो गया? ऑन वॉल 2 mu हो गया। पहले का पूरा केस समझ में आ गया? बताओ। अब दूसरा देखो। सेकंड केस देखिए। इस पर बॉल ने यहाँ टक्कर मारी और फिर ये चीज इधर की ओर गई। तो अब हम इसके कंपोनेंट करेंगे। ये u है, तो जो मोमेंटम है, इनिशियल मोमेंटम के दो कंपोनेंट करो। ये 30 डिग्री पे टक्कर मारी है, तो मास m है, तो इधर की ओर मोमेंटम mu हो गया, मैग्नीट्यूड। mu का उधर का एंगल निकालो, तो ये इधर एक कंपोनेंट होगा कि नहीं? एरो देखो, एरो से ही पता चलेगा। एरो नहीं देखोगी तो नहीं पता चलेगा। एरो है कि नहीं? इधर खींचो तो इधर नहीं जाएगा। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या कहता है? अगर ये रिजल्टेंट वेक्टर तो यही तो होने चाहिए दोनों वेक्टर। पिता इधर खींचे, लड़का इधर खींचे तो इधर जाएगा। एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसके कोई इनिशियल पॉइंट से वेक्टर जाता हुआ और दूसरे डायगोनल पे जाता हुआ, तो इसे mu cos 30 I कैप कहेंगे। और ये इधर क्या आएगा? mu sin 30 माइनस J कैप। ये हो गया। आई आवाज? बोलो, ये दोनों समझ में आए कंपोनेंट? आए हैं। तो हमारा जो PI है वो क्या है? क्या
पी आई दैट इज एम यू कॉस 30 आई कैप, और इसको ले लो तो माइनस एम यू साइन 30 जे कैप लिख दिया। वो निगेटिव मैंने बीच में ले लिया पहले, बोलो सही है? इतनी बात हो गई। अब जब ये वाला है इसके भी दो बनाओ पैरेललोग्राम, जिससे कि ये रिजल्टेंट लगे। इसका इधर का कंपोनेंट क्या होगा? अगर मान लो ये 30 डिग्री है तो इधर का कंपोनेंट क्या होगा? ये u है, इसका मास m है, तो mu तो हो गया इसका मोमेंटम, तो mu का इधर का कंपोनेंट क्या होगा? बोलो, बताओगी तो सीखोगी। ये है, इसका इधर का भी तो कंपोनेंट होगा ना। अगर एक ये वेक्टर है तो इसके दो कंपोनेंट नहीं हुए पैरेललोग्राम के? हाँ, एम यू कॉस 30 माइनस आई कैप। अब इसका इधर का कंपोनेंट भी बताओ। साइन 30 और माइनस जे कैप। तो इस तरीके से मेरा जो पी एफ हो गया वो माइनस एम यू कॉस 30 आई कैप, और यहाँ से भी माइनस एम यू साइन 30 जे कैप। इतनी बात समझ में आई? चाहो तो पी एफ के नीचे ही पी आई फिर से लिख लो और फिर इन्हें सब्ट्रैक्ट कर देना। सो एम यू कॉस 30 डिग्री आई कैप और माइनस एम यू साइन 30 डिग्री जे कैप। अब पी एफ माइनस पी आई करना चाहती होगा नहीं, क्योंकि चेंज ऑफ मोमेंटम के लिए ये चाहिए होगा कि नहीं? पी एफ माइनस पी आई, तो इसके लिए साइन चेंज करो, यहाँ यहाँ और यहाँ। क्या ये कट गया है? और ये माइनस एम यू कॉस 30 डिग्री आई कैप की दो वैल्यू आ गई हैं 2 टाइम्स। बताओ। अच्छा, इतनी बात तो समझ में आ गई, और आई कैप भी लिख दो। अब लिखो फोर्स ऑन वॉल बाई बॉल, इट इज इक्वल टू फोर्स ऑन बॉल बाई वॉल, और एक निगेटिव साइन। तो इसे क्या लिख लो? माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। लेकिन माइनस डेल्टा पी क्या होता है? क्या पी एफ माइनस पी आई होता है? और इसकी वैल्यू क्या आई है? अभी थोड़ी देर पहले निकाली है, बताओ। ऐसी कुछ आई है कि नहीं आई है? इतना समझ में आया कि नहीं? बताओ तो आगे बढ़े, क्योंकि ये वैल्यू डाल दी। अब माइनस माइनस करो तो 2mu cos 30 बाई डेल्टा टी आई कैप। तो क्या लिखेंगे कि फोर्स ऑन वॉल इज टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्सिस, है कि नहीं? फोर्स ऑन वॉल बाई बॉल इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब ये डेल्टा टी यहाँ ले जाओ, सो एफ डब्ल्यू बी डेल्टा टी। तो उधर क्या बचेगा? अब मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स लो तो क्या होगा? सो सारा वेक्टर चला जाएगा। सो मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स, सो एफ डब्ल्यू बी डेल्टा टी इट इज 2mu cos 30 आ गया कि नहीं? ये सब हटा दिया वेक्टर, और इसका 2mu आया है कि नहीं? सो इम्पल्स इन केस ए अपॉन इम्पल्स इन केस बी it is 2mu upon 2mu cos 30 degree
तो mu से mu कट गया, 2 से 2 भी कट गया, और 1/cos30, तो क्या 1/√3/2 आ जाएगा या फिर 2/√3 आ जाएगा? बताओ। अब बता दो कहाँ से नहीं समझ में आया, तो मैं एक और तरीके से भी बता सकता हूँ। आ गया? अच्छी बात है। नाउ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात की जा रही है। वैसे ये लीनियर मोमेंटम है, ध्यान रखना, अभी रोटेशनल पे हम गए ही नहीं है। सो ये भी देखा जा सकता है, लीनियर मोमेंटम है। सो दैट इज की व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स कोलाइड आइदर गेट डिस्टॉर्टेड, या कुछ भी हो जाए, या उनकी कुछ एनर्जी आपस में एक दूसरे का शेप बिगाड़ने में चली जाए, देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी, कुछ भी हो जाए। So when two bodies collide, तो कोलाइड अगर करती हैं, देन कई चीजें हो सकती हैं कोलिजन में। एंड इफ टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन is equal to total kinetic energy after collision, then such collision is called elastic collision. Elastic कोलिजन यानी अगर दो ऑब्जेक्ट आपस में टकराएं, चाहे एक ही तरफ जाके टकराएं, ट्रक ने कार को टक्कर मार दी, कार ने ट्रक को, कुछ भी हो, सो इसका मास ma है और इसका मास mb है, और ये ua है, ये ub है। तो जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ ma ua² और हाफ mb ub² होगा। और यदि इनमें टक्कर हो जाती है तो देयर इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन, और ये है बिफोर कोलिजन। और अगर मान लीजिए फिर से ये आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन अब इनकी अलग अलग स्पीड है, ये VA है, ये VB है, और इसका मास MA और MB है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या हुई? हाफ MA UA² VA² कितनी हो गई? VA², और साथ में क्या हो गई? हाफ MB VB²। बोलो बात सही है? If Ki is equals to Kf, then such collision is called completely elastic collision. In this case, no sound or heat is produced, and जो बॉडी है is not distorted, उसमें कोई डेंट नहीं पड़ता। गैसियस पार्टिकल कोलाइड इन दिस मैनर, वो एट ए डिस्टेंस को यहाँ ठक से चले गए, यहाँ ठक से चले गए, वो टक्कर ही छूते ही नहीं है। नहीं तो इस कमरे में इतना शोर होता, इतनी गर्मी होती कि बैठ ही न सकती। सो गैसियस पार्टिकल्स कोलाइड इन दिस मैनर
such collisions are called at a distance collision, दूर से हो। If a part of energy is lost for distortion, ऐसा भी हो सकता है, तो क्या होगा? If during collision a part of energy is consumed हो जाती है या lost हो जाती है, ठीक है, part of energy, तो ऐसी स्थिति में then such collisions are called अब देखो कि now अब ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि कोलिजन्स हुए और उनमें, ठीक है, पेज 129 पे आओ, ठीक है, यहाँ कंप्लीटली इलास्टिक ना लिख के सिर्फ इलास्टिक लिख लो, ठीक है, ऐसा हमने लिखा है, इलास्टिक कोलिजन कहीं नहीं लिखा, कंप्लीटली नहीं लिखो, बस इलास्टिक कोलिजन। उन्हें क्या कहते हैं? 129 पेज खोल लिया? बोलो। लॉस्ट देन सच कोलिजन इज कॉल्ड, उसे क्या कहेंगे कि अगर थोड़ा सा लॉस्ट हो जाएगा तब ये इन इलास्टिक हो जाएगा ना, इन इलास्टिक कोलिजन। कभी बॉल को जमीन पर मारो तो क्या उतनी हाइट तक ऊंची उठेगी कि थोड़ी कम? तो थोड़ी कम उठेगी, तो उसकी जो काइनेटिक फाइनल एनर्जी होगी क्या वो लेस होगी के इनिशियल से? बोलो। और ये भी कहा जा सकता है कि हमेशा इनिशियल बड़ी होगी फाइनल से, तो आई हमेशा बड़ी होगी, तो ये चीज पॉजिटिव होगी, के एफ कम होगी ना। सो इफ ड्यूरिंग कोलिजन बॉडीज, जो भी बॉडीज हैं, स्टिक टू ईच अदर and they have no tendency to reassert, वो उनमें वो है ही नहीं एक टेंडेंसी की अपना शेप पा लें, दब गई तो दब गई, जैसे दो आटे की लोई को मारो एक दूसरे पे, and they have no tendency to reassert, then such collisions are called completely inelastic collision। यानी मैंने आपको बता दिया कि अगर मान लीजिए जो उनकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वही फाइनल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो, तो ऐसी स्थिति में वो क्या होगा? देयर आर कोलिजन्स ऑफ थ्री टाइप, कोलिजन्स आर ऑफ थ्री टाइप। कौन कौन से कोलिजन्स हैं? एक इलास्टिक और एक कैसा है? इन इलास्टिक, और एक दैट इज कंप्लीटली इन इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब क्या होता है? कोई चीज रबर बैंड खींचो अपनी जगह पहुंच जाए तो कहते नहीं हो कि इलास्टिक बैंड है, और ना पहुंच पाए पूरी तरीके से तो कहोगे ये तो इन इलास्टिक है, बढ़ गया। और एक है कि खींचो खींची जाए तब तो इन इलास्टिक हो गया, बताओ। तो इस तरीके से जो इलास्टिक कोलिजन है, पूर्ण प्रत्यास्थ संघट्ट प्रत्यास्थ हैं, इनमें जो काइनेटिक एनर्जी होती है इनिशियल, वो किसके इक्वल होती है? क्या काइनेटिक एनर्जी फाइनल के इक्वल होती है? फॉर सिस्टम ऑफ बॉडी
और इसमें जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल होती है वो ज़्यादा होती है और थोड़ा सा लॉस होता है, पार्शियल लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पार्शियल लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इसमें क्या होगा, अगर चिपक गई तो भी आगे बढ़ सकती हैं, ऐसी बात नहीं है। बॉडी स्टिक विच इज बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, बॉडी स्टिक विथ ईच अदर एंड मेजर पार्ट इज लॉस्ट। थोड़ा सा बच भी जाएगा, ऐसी बात नहीं है, ऑफ काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट। हाउएवर, बहुत एक आराम की बात क्या है, इन सभी केसेस में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लागू होता है फॉर ऑल केसेस ऑफ कोलिजन। ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है। इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन ओनली, क्या चीज कंजर्व बताओ, क्या काइनेटिक एनर्जी? इलास्टिक कोलिजन ओनली काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड। However, in all kinds of collision ही नहीं, एंड ब्लास्ट, कहीं पर बम फट जाए तो उस केस में भी, ब्लास्ट हो, फायरिंग, कुछ भी हो, फायरिंग में कितनी एनर्जी का लॉस होता है, गर्मी होती है, पूरी बुलेट गर्म हो जाती है, कितना चार्ज निकलता है, सब कुछ हो जाए, ये लीनियर मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। समझ में आई बात कि नहीं? वास्तव में हम लीनियर ट्रांसलेशनल के चैप्टर पर है ना, तो हम उसी की तो बात करेंगे कि नहीं। तो सभी प्रकार के संघटनों में ये रेखीय संवेग सदैव स्थिर रहता है। लीनियर मोमेंटम इन ऑल केस ऑफ कोलिजन्स, लीनियर मोमेंटम या ट्रांसलेशनल मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम बिफोर कोलिजन is equal to linear momentum of system of particle। अब वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, जितने भी हो। आफ्टर कोलिजन, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? आफ्टर कोलिजन। दिस इज कॉल्ड, इसे क्या कहते हैं? ठीक है। और ये क्या है? लीनियर मोमेंटम तब कब कंजर्व रहेगा? अंडर एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स। अगर कोई बाहर से ही फोर्स लगाने लग जाए तब तो मोमेंटम बढ़ जाएगा ना पूरे सिस्टम का। बोलो, बाहर से कोई फोर्स ना लग रहा हो, नहीं तो आप धक्का देने लग जाओ बुलेट को भी हो, गन को भी, तब तो बढ़ जाएगा। अंडर एब्सेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ net external force, it is called law of conservation of momentum या linear momentum ज़्यादा अच्छा है। तो क्या बात कही गई है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम व्हेन नेट फोर्स, ये बॉडी इज अंडर बैलेंस्ड फोर्स, दोनों बात एक ही है। नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 हो या दूसरा क्या कहा जा सकता है? बॉडी इज अंडर बैलेंस्ड फोर्स, दो बात कही गई है। तो क्या होगा? देन टोटल मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज ऑलवेज कंजर्व्ड। ये सबसे आसान है। व्हेन बॉडी इज अंडर बैलेंस्ड फोर्स, इसका मतलब क्या है कि एफ नेट उस पर कितना लग रहा हो,
then total momentum ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, इसमें दो भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, हम हर तरीके से डिस्कस करेंगे। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स रिमेन, जो टोटल में कंजर्व्ड या कांस्टेंट, इट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसको संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। इट कैन बी प्रूव्ड विद न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसे हमने 9th में भी प्रूव किया था। प्रूव्ड विद न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये बात हो गई। तो हम लोगों ने ये बात देख ली कि किस तरीके से ये कंजर्व रहता है। फिर भी अभी हमने इसका प्रूफ नहीं देखा है, सो वी विल सी इट्स वेक्टर प्रूफ in next class. Thank you.